हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th साइंस सीबीएसई का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 और 2 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका जो है पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट करके वीडियो बनाती हूँ, है ना, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाती है। कुछ बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत लंबी वीडियो बना देती हो, तो इसीलिए जो है मैं शॉर्ट करके बनाती हूँ, जिससे कि ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी ईजी हो जाए। ठीक है, और अगर आपको चाहिए लॉन्ग वीडियो, अगर आपको चाहिए तो बता देना मुझे, तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो बना दिया करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम पार्ट 3 शुरू करेंगे। पार्ट 3 में जो आएगा वो आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, पार्ट 1 और 2 में हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा। पार्ट 1 में पढ़ा सेल क्या होती है, सेल मतलब कैसे पता चला कि ये सेल है, सेल का आविष्कार किसने किया, मतलब कैसे पता लगा, है ना, कैसे देखा कि सेल है, ऐसे ही। और पार्ट 2 में जो है इसके पार्ट्स के बारे में पता चला। अब जो है हम इसमें न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी शुरू कर लेते हैं। रिमेंबर द टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील वी प्रीपेयर्ड। आपको वो याद होगा जो हमने अनियन पील का माउंट बनाया था, तैयार किया था, स्लाइड पर रखकर जो माइक्रोस्कोप में देखा था, आपको शायद वो याद होगा। वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील। हमने क्या करा था, इस पर आयोडीन सॉल्यूशन जो है लगाया था, डाला था। वाई, क्यों करा था? तो हम इसलिए करते हैं ऐसा कि आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जैसे सिंपल वाटर से करेंगे तो नहीं होगा, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, फिर कोई और सॉल्यूशन लेंगे, मेथाइल का सॉल्यूशन ले लेंगे, तो उससे क्या होता है, उससे ना कलर दिख जाता है। जो न्यूक्लियस है बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। जो सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो बहुत साफ साफ कलर नजर आएंगे न्यूक्लियस के। कहीं पर जो डार्क वेरिएशन दिखाई देगा, कहीं पर लाइट दिखाई देगा, तो इसलिए करा जाता है। व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राई ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। अगर क्या होगा, अगर हम इसको बिना आयोडीन सॉल्यूशन के देखें तो नहीं दिखाई देगा साफ साफ। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज। ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या डिफरेंस है इसमें। फर्दर व्हेन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पील डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड। तो अगर हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो हर सेल क्या इवनली कलर्ड दिख रहा है? तो जैसे मान लीजिए सेल होता है ना, सेल में जैसे बॉक्सेस से बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके बॉक्सेस से बने होंगे, ये ऐसे करके बने होंगे। तो सेल जो अगर माउंट आपको दिखाई देगा तो उस पर ऐसे ही होते हैं, बॉक्सेस से बने होते हैं। एक मिनट, ये छोटे छोटे से बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे जॉइंट्स होते हैं। तो ये जो है सारे बॉक्सेस जो होते हैं ना सेल्स के, तो ये जो होते हैं कहीं पर यहाँ पर डार्क रीजन दिखाई देगा, कहीं पर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, इस तरीके से माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर डिफरेंशियली। तो अपने केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो अलग अलग रीजन्स जो होते हैं वो अलग अलग जो है कलर के दिखाई देते हैं, डिफरेंशियली कलर दिखाई देते हैं। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन्स। कुछ रीजन्स जो होते हैं वो डार्कर दिखाई देते हैं दूसरे की अपेक्षा। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड ऑल्सो यूज सेफ्रनिन सॉल्यूशन और मेथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स। आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा हम जो है सेफ्रनिन सॉल्यूशन या फिर मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डालकर जो है सेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्टिविटी है ये 5.7। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। हमें एक ग्लास स्लाइड लेनी है, कांच की स्लाइड ले लेनी है, विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। उस पर पानी की बूंद डालनी है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सर्फेस ऑफ द चीक। हमें आइसक्रीम स्पून का जो है यूज़ कर लेना है। डज एनी मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। क्या कोई और मटेरियल जो है स्पून पर चिपक रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ निडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड kept ready for this. To color the material we can put a drop of methylene blue solution on it. अगर हम किसी भी चीज़ का देखेंगे ना तो हमें जो आयोडीन सॉल्यूशन या फिर मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन डालना ही है। कलर करके देखेंगे माइक्रोस्कोप में तभी तो हमें दिखाई देगा। नाउ द मटेरियल इज रेडी फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ऑन इट। मटेरियल पर जिस किसी भी का माउंट हमें देखना है, चेक करना है, तो कवर स्लिप लगाना मत भूलना। एक तो कवर स्लिप गोल गोल सी होती है छोटी सी, वो लगाना मत भूलना, है ना। और आप उसका माइक्रोस्कोप में जो है ऑब्जर्वेशन देखेंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल्स वी सी। हमें क्या ऑब्जर्व हुआ या जो शेप है सेल्स का वो क्या दिखाई दिया? ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। आप इसको ऑब्जर्वेशन शीट पर लिखिए। तो ये आप लोगों के लिए करके देखना, ठीक है, मैम आपको करवाएंगी लैब में। वॉज देयर अ डार्कली कलर्ड स्फेरिकल और ओवल। क्या आपको कुछ डार्क कलर का स्फेरिकल या फिर ओवल शेप कुछ दिखाई दे रहा है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द ईच सेल। प्रत्येक सेल के सेंटर में आपको कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर, डार्क कलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो हाँ, तो वो न्यूक्लियस होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। व्हाट देयर सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनियन पील सेल्स। क्या ऐसा ही स्ट्रक्चर जो था सेम आपको अनियन पील्स में भी दिखा था? तो हाँ, अनियन पील्स में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर सेम जो है दिखाई दिया था। तो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर और कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में क्या होता है? डबल लेयर होती है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। ठीक है, एक मिनट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस इन इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, विच वी विल टॉक अबाउट इन सेक्शन 5.24। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए जैसे न्यूक्लियस हमें बनाना है ऐसे करके, जैसे मान लीजिए पेन भी नहीं चल रहा है। इस तरीके से मैं सही से नहीं बना पा रही हूँ पेन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से इस मन मैं शॉर्ट में समझा दे रही हूँ, जैसे आपको राउंड राउंड होगा ना गोल गोल सा, तो ये जो होते हैं ये आपके पोर्स होते हैं न्यूक्लियस में जो है, ये मतलब ये किस लिए होते हैं, ये होते हैं द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, सॉरी हाँ ये है, यहाँ से समझाऊंगी आपको। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जिससे क्या होता है मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियर, अंदर से वो बाहर जा सकते हैं, और जैसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं मान लीजिए वो अंदर से बाहर जा सकते हैं, और जो यूजफुल मटेरियल्स हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं सेल्स के अंदर। तो इसलिए ये पोर्स का जो है बहुत लाभकारी होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म विल टॉक अबाउट इट। और क्या होता है इसके अंदर जो है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है भरा रहता है, तो वो उसके आने जाने के लिए जो है इसी पोर्स बनाए जाते हैं, मतलब बने हुए होते हैं, ठीक है। तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी होते हैं विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। उसमें क्या होता है वो तभी दिखाई देंगे जब सेल जो है डिवाइड होगा। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं, वो तभी दिखाई देंगे जब डिवीजन होगा। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स का क्या काम है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं अब जैसे कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस के थ्रू पहुंचाते हैं, यानी कि ये आनुवंशिक होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स में क्या होता है डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो फंक्शनल सेगमेंट जो होता है उसको जीन्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स हैं, है ना, इस तरीके से बने होते हैं ये, एक मिनट, तो ये ऐसे होते हैं, इस तरीके से होता है ना। पेन नहीं काम कर रहा मेरा, मुझे पेन दूसरा ही लेना पड़ेगा। तो मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो यहाँ पे जो पेयर होते हैं ना ये जीन्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पार्टीशन डिवाइड होता है इधर इधर ये तो ये जीन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जीन्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, आप अपनी बुक में देखिएगा मिल जाएगा या फिर गूगल पर सर्च करना मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो सेल डिवाइड नहीं होती है ना, तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और क्रोमेटिन मटेरियल कब दिखाई देते हैं, जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। Whenever the cell is about to divide, the chromatin materials gets organized into chromosomes, है ना। तो सेल क्या होता है, जब सेल डिवाइड होगा तब जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। तो द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंटर रोल, ओके, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंटर रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब न्यूक्लियस क्या होता है, वो जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। सेलुलर यानी कि जब सेल का डिवीजन होता है तो वो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। इस प्रोसेस को जिसमें कि क्या होता है सिंगल सेल डिवाइड होता है दो नए सेल्स में, इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। तो देखो सेल डिवीजन जो है एक क्रूशियल रोल निभाता है ना। सेल उसमें साथ साथ एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो डेवलप होता है वो किस में, जैसे एग्जिबिट दैट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको मैच्योर करने के लिए सेल डिवीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन, तो
बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को ले लेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर रीजन में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो मतलब डिफाइंड नहीं होती, वेल डिफाइंड नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। तो सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ, तो इसमें जो न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसके अंदर, तो ऐसे रीजन को जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में ऐसा ही होता है। ओके, ठीक है। तो सच ऑर्गेनिज्म हु सेल्स ब्लैक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, अनडिफाइंड होगी, वो वेल डिफाइनिंग नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो प्रो मीन्स होता है प्राइमिटिव, तो प्रो मीन्स क्या होता है, प्राइमिटिव या फिर प्राइमरी, और कैरियोट मीन्स होता है कैरियन, यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि इसमें जो है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स में हमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसमें ऐसे को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, तो और जो है ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। और जो दूसरे होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो दो तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियस दिखाई नहीं देता, और क्या होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको कि न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मैं दिखा देती हूँ आपको, इसमें दे रखा है जैसे ये है ना, तो इसमें जो है कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं है, तो ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो ये है न्यूक्लियोइड। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा वेल डिफाइनिंग, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ये राइबोसोम हो गया, और ये हो गई सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स present in eukaryotic cells. Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारे जो है फंक्शंस होते हैं। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के ये सेल्स की जो है डिफरेंशिएट है, आप लोग देखना इसको अच्छे से। ठीक है, तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। क्या होता है, जब उसमें फोटोसिंथेटिक होता है तो वो एक मेम्ब्रेनस वेसिकल के थ्रू होता है। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बोरी होती है ना, इस तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेम्ब्रेनस वेसिकल के थ्रू होता है, बट नॉट विद प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्लास्टिड्स नहीं होते। तो यूकैरियोटिक का जो प्रोकैरियोटिक का आप डिफरेंशिएट इसको देखना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो है हमने पहले पढ़ा है, पहले के जो पार्ट्स में, इस चैप्टर के जो पार्ट्स हैं उसमें हमने साइटोप्लाज्म देखा है। ठीक है, तो व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट्स ऑफ अनियन पील एज वेल एज ह्यूमन चीक सेल्स, अगर हम अनियन पील्स के टेम्पररी ऐसे माउंट को देखें तो वी कैन सी अ लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। हमें तो कुछ बहुत बड़ा एक रीजन दिखाई देगा जिसमें कि जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। इसमें जो छोटा सा एक रीजन दिखाई देगा है ना, तो वो क्या होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक तरीके का फ्लूइड भरा रहता है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, वो एक तरीके का फ्लूइड है जिसके अंदर क्या, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेन, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ईच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनिज्म जो है परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और हर ऑर्गेनिज्म का एक अलग ही काम होता है जो सेल के लिए अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स आर एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन्स, और सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से बंद होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स, अगर प्रोकैरियोट्स पे देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ना, तो जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर देखें यूकैरियोटिक को देखें अगर, तो सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनिल, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनिल से बंद रहती है। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। अगर हम देखें मेम्ब्रेन का जो अगर अंतर अगर हम देखा जाए तो वायरस के एग्जाम्पल से हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जैसे वायरसेस होते हैं ना, तो क्या होता है, वो अगर बाहर की एनवायरनमेंट में हमारे वायरसेस हैं तो उसमें क्या होता है, लेक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हैंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। क्या होता है, उनके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उनके अंदर कोई न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है ना, तो वो जो है सेल का कोई भी सेल नहीं होती उनके अंदर, तो वो क्या होता है, वो कोई भी लाइफ का कैरेक्टर जो है नहीं शो करते अगर वो एनवायरनमेंट में होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं वायरसेस, तो क्या होता है, वहाँ पर उनको एक सेल मशीनरी मिल जाती है। जब अंदर वो घुस गए तो वहाँ पर सेल मशीनरी मिल गई, और वहाँ जाकर वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
है ना। अगर किसी को कहते हैं ना इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या होता है, वहाँ जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल मशीनरी मिल गई। लेकिन अगर बाहर की साइड है तो उनके पास ना न्यूक्लियर रीजन है ना उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसलिए सेल का कोई भी फंक्शन वो लाइफ का नहीं दिखाते हैं, शो करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वो बॉडी में किसी के घुस गए तो वहाँ पर जाकर सेल मशीनरी उनको मिल गई, तो वहाँ पर जाकर वो बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर किसी लिविंग बॉडी में चले गए हैं तो, क्योंकि वहाँ पर उनको सेल मिल गया। इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखो ये डिफरेंशिएट है थोड़ा सा, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये करके देख लेंगे हम, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है ना, प्रोकैरियोटिक हो गया और ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो देखो साइज दे रखा है, इसमें साइज कितना होता है, जनरली स्मॉल, ठीक है। ऐसी है साइज जनरली लार्ज, 5 से 100 माइक्रोन तक होता है। न्यूक्लियर रीजन जो है प्रोकैरियोटिक में बताइए आप, मैंने इतना सारा पढ़ा दिया है आपको, आप बताइए अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हो। देखो न्यूक्लियर रीजन में क्या है, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, जिसको कि क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। चल नहीं पाएगा मेरा पेन, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर रीजन है वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसमें क्रोमोसोम सिंगल है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होता है, ऐसे ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें जो हो जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप। प्रेजेंट के लिए मैं पी लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको पहचान हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। चलिए अब सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सेल ऑर्गेनेल्स। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। हर सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो उसके बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अपने एनवायरनमेंट जो होता है उससे उसको सेपरेट करती है। सेल मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्शन करती है एक तरीके से उसका। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उसके लिए जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बॉडी में जो सेल्स में जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर जो उनके फंक्शंस होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स विद इन देमसेल्फ। तो इनके अंदर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। यही एक फीचर्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स से डिफाइन करता है कि सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। अभी ऊपर डिफरेंशिएट आया भी था, ठीक है। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसमें से क्या होता है, जो कुछ ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स जो कि अलग अलग फंक्शंस में काम आते हैं, अलग अलग बॉडी की एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। ऐसे ही क्या होता है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं विजिबल होते हैं सिर्फ किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इनको देखा जा सकता है। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हमने प्रीवियस सेक्शन में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेल ऑर्गेनेल्स के जो कि हैं, इसमें सबसे पहले होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो ये सब जो है सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले एक अलग अलग पार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपार्टस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए पहले इसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ओके। तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है ये, लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो ये स्ट्रक्चर्स होता है ट्यूब की उसमें होता है, जैसे पाइप होते हैं ना, पाइप के आकार का स्ट्रक्चर्स होता है। ऐसा लगेगा आपको जैसे कि पाइप्स हैं बिल्कुल, और शीट्स है, शीट्स के शेप में दिखाई देगा। इट लुक्स लाइक अलोंग ट्यूबल्स और राउंड फॉर एबलॉन्ग बैग्स। ये एक तरीके से जो है लॉन्ग ट्यूबल्स के तरीके का भी होगा और एक बैग की तरीके होगा, जैसे बोरी होती है ना, बैग्स तरीके का ही दिखाई देगा। तो द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो ER मेम्ब्रेन है, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की समान ही होती है, मतलब उसी की तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। यहाँ पर जो 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कि RER बोला जाता है,
फुल फॉर्म याद रखना आप इसकी, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। RAR looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to this surface। तो क्या होता है, जो RAR होता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वो जो देखने में माइक्रोस्कोप से हमें रफ दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत रफ सरफेस दिखाई देगी, छोटे छोटे से छिद्र दिखाई देंगे, बारीक बारीक से पोर्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये राइबोसोम्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स, जो कि इसकी सरफेस से बिल्कुल लगे हुए होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, जो कि सारे ही एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और ये क्या है, ये प्रोटीन बनाने का काम भी करते हैं। राइबोसोम्स का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। अब ये जो प्रोटीन बना, ये प्रोटीन जो है सेल्स के बहुत सारे हिस्सों में जाता है, जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स। SER हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या करता है, इसका काम है फैट मॉलिक्यूल्स बनाना और लिपिड्स बनाना, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अभी जो कुछ इसमें से क्या होता है, बहुत सारे बनाता है ये प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो इसमें से कुछ जो होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो जो है बिल्डिंग ऑफ द जो सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग होती है, यानी कि उसकी जो सतह होती है उसको बनाने के काम में आते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में क्या होता है, SER helps in the manufacture of the fat molecules or lipids important for cell function. Some of these proteins and lipids help in the building the cell. कुछ इसमें से जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन की मतलब बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं। एक तरीके से बिल्डिंग कह दीजिए, जैसे किसी अगर मकान बनाना है तो उसकी ईंट होती है ना, ईंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसमें ये जो है SER बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लिपिड्स और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। कुछ और भी प्रोटीन्स और लिपिड्स के फंक्शन है, जैसे कि जिसमें कि एंजाइम्स और हार्मोन्स का बनना है। ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। ये हो सकता है कि अलग अलग सेल्स में अलग अलग जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, अलग अलग इसकी जो है अपीयरेंस है कि है ना, लेकिन क्या है, लेकिन ये एक बहुत बड़े नेटवर्क सिस्टम का काम करता है सेल्स में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक सेल्स में एक बहुत बड़े नेटवर्क सिस्टम का काम करता है। तो देखिएगा, इसमें दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, ठीक है, इसकी जो सतह होती है स्मूथ होती है। रफ ये रहा, ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे से पोर्स बने होते हैं जो कि राइबोसोम्स हैं, ठीक है। क्या है वो राइबोसोम्स है, देखो ये राइबोसोम्स है, जो कि प्रोटीन का काम करते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हमारी SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब ऐसे होते हैं, ठीक है। और क्या रहा, साइटोप्लाज्म ये रहा जो फ्लूइड भरा रहता है ना। तो क्या है, ठीक है। तो वन फंक्शन ऑफ द ER, अगर ER के फंक्शन की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, तो इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो कि सर्व करता है एक चैनल, ठीक है, जिसमें कि मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। मोस्टली प्रोटीन्स प्रोवाइड कराता है ये बिटवीन वेरियस रीजन, कहाँ पर भेजता है, वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बहुत सारे रीजन्स में, जैसे ये साइटोप्लाज्म है, जगह जगह यहाँ पे प्रोटीन प्रोवाइड कराता है ये, और जो मटेरियल्स हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है। और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन होता है इसमें भी ये प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, जो कि सेल में की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए फ्रेमवर्क का भी काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, अगर एनिमल्स का ग्रुप वर्टिब्रेट्स को देखा जाए लीवर सेल्स में, उसमें क्या होता है, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। तो बहुत सारे जितने भी पॉइजनस और ड्रग्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एनिमल्स में, ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जिनको कि वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, या फिर कौन से एनिमल्स में ऐसा करता है, तो वर्टिब्रेट्स में ऐसा होता है। लीवर सेल्स में जो SER है, SER एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसमें वो क्या करता है, उसमें जितने भी पॉइजन्स और ड्रग्स हैं उसको डिटॉक्सिफाइंग करने का काम वो करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा गोल्जी
apparatus, ठीक है। इसके आगे की जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।